प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ क्लास 6 के विज्ञान का चैप्टर 6 वस्तुओं के समूहीकरण पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास के सवालों को हल करने से पहले हम लोग पाठ में बताई गई मुख्य बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना था हमारे आसपास की वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बनी होती हैं। जैसे कि लकड़ी से कुर्सी बनी होती है, लकड़ी से टेबल बना होता है, लकड़ी से कुर्सी और पलंग भी बनी होती है, अलमारी भी होती है। इसी तरह प्लास्टिक से कुर्सी, टेबल, मग, बाल्टी, बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। गुणों में समानता या विभिन्नता के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। हम वस्तुओं को समूहों में बांट सकते हैं। वर्गीकरण से हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं और उसकी उपयोगिता समझ सकते हैं। जब हम वस्तुओं को समूहों में बांटते हैं तो हम बहुत ही आसानी से उन वस्तुओं को पहचान पाते हैं और उनकी उपयोगिता भी हमें समझ में आती है। वस्तुओं के वर्गीकरण का आधार होता है चमक, कठोरता, घुलनशीलता, उत्प्लावकता, पारदर्शिता और चुंबकत्व। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें एक ही विकल्प सही है और हमें सही विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं। तो यहाँ कागज धातु नहीं है, लकड़ी धातु नहीं है, तांबा धातु है, कपड़ा धातु नहीं है। तो चमकदार पदार्थ का उदाहरण होगा तांबा। दूसरा प्रश्न है, पानी में तैरने वाली वस्तु है। तो जो वस्तुएं हल्की होती हैं वे पानी पर तैरती हैं और जो वस्तुएं भारी होती हैं वे पानी में डूब जाती हैं। तो पत्थर भारी है, पानी में डूब जाएगा। सूखे पत्ते हल्के होते हैं, पानी पर तैरेंगे। सिक्का भारी होता है, पानी में डूब जाएगा और लोहा भी भारी है, पानी में डूब जाएगा। तो पानी में तैरने वाली वस्तु है सूखे पत्ते। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण हैं तेल और पानी। तेल और पानी आपस में नहीं घुलते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, पानी नीचे रह जाता है और तेल चूंकि पानी से हल्का होता है इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है और दोनों की अलग अलग परत आप लोगों को दिखाई दे रही है। नींबू का रस और जल। नींबू का रस भी बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है और इसीलिए हम लोग नींबू का शरबत बनाकर पीते हैं। दोनों सही नहीं होगा क्योंकि तेल और पानी अघुलनशील है और नींबू का रस और जल घुलनशील है। दोनों में से कोई नहीं, यह भी सही नहीं है। तो अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण होगा तेल और पानी। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, मतलब वे पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन तीनों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट तीनों चुंबकीय पदार्थ है, जबकि प्लास्टिक को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है। तो सही इसका उत्तर है प्लास्टिक। सही कथन के लिए सही और गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला है, ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है। तो बच्चों,
हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील होती है और इसी घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग मछलियां जैसे जलीय जीव अपने सांस लेने के प्रक्रम में करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, सही। स्पंज के टुकड़े को नहीं दबाया जा सकता। बच्चों, स्पंज जो है यह मुलायम पदार्थ है, हम लोग इसे आसानी से दबा सकते हैं, तो यह गलत हो गया। सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं और हम इन्हें लगातार पहनते हैं तो भी इनकी चमक कम नहीं होती। मतलब ये लगातार पानी के संपर्क में आते हैं लेकिन इनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है, तो यह भी गलत होगा। पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं स्वच्छ जल है और जल के नीचे मछलियां तैरती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, तो यह भी गलत होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण हम लोगों को देना है। नरम पदार्थ मतलब मुलायम पदार्थ का दो उदाहरण, तो इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों? रुई और स्पंज। जल में घुलनशील द्रव मतलब वे द्रव जो जल में घुल जाते हैं, जल में विलेय होते हैं, तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं नींबू का रस और अल्कोहल। जल में घुलनशील गैस वे गैसें जो जल में विलेय होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है तभी मछलियां सांस ले पाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली होती है, इसीलिए जब सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर आती हुई दिखाई देती है। जल में अघुलनशील ठोस, तो इसका उदाहरण बच्चों हम दे सकते हैं बालू और चौक का पाउडर। निम्नलिखित में किन पदार्थों को आप मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? बच्चों, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन कौन से पदार्थ मुलायम है और उन्हें हम मुलायम क्यों कह रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग मुलायम किसे कहेंगे? जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पहला दिया हुआ है बर्फ। बच्चों, बर्फ को हम लोग दबा नहीं सकते, तो बर्फ मुलायम पदार्थ का उदाहरण नहीं है। उसके बाद है रबड़ का छल्ला। रबड़ के छल्ले को हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, तो रबड़ का छल्ला मुलायम पदार्थ है। पत्ता, पत्ते को भी आसानी से दबाया जा सकता है, तो पत्ता भी मुलायम पदार्थ है। पेंसिल, पेंसिल को हम लोग दबा नहीं सकते, तो पेंसिल मुलायम पदार्थ नहीं है। मोती, मोती को भी दबाया नहीं जा सकता, तो मोती मुलायम पदार्थ नहीं है। पका हुआ चावल, बच्चों जब चावल पक जाता है मतलब भात बन जाता है तो हम इसे बहुत आसानी से दबा सकते हैं, तो यह मुलायम पदार्थ का उदाहरण हुआ। रोटी, रोटी को भी आसानी से दबाया जा सकता है, तो यह भी मुलायम हुआ। दाल, दाल को हम लोग दबा नहीं सकते, तो दाल मुलायम नहीं है। और उसके बाद शार्पनर, बच्चों जिसका आप लोग इस्तेमाल पेंसिल छीलने में करते हैं, तो यह भी मुलायम पदार्थ नहीं है। तो हम लोग मुलायम पदार्थ में किन के नाम लिखेंगे? हम रबर का छल्ला, पत्ता, पका हुआ चावल तथा रोटी को मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन पदार्थों को आसानी से दबा सकते हैं। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। जो इस समूह से मेल नहीं खाता है मतलब अलग है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला समूह दिया है कुर्सी, मेज, अलमारी, बच्चा, पलंग। तो कुर्सी, मेज, अलमारी और पलंग ये सभी निर्जीव पदार्थ है और बच्चा सजीव है, तो अलग कौन हुआ? बच्चा, क्योंकि यह सजीव है, बाकी सभी वस्तुएं निर्जीव है। गुलाब, गेंदा,
नाव, पलाश, कमल। तो गुलाब, गेंदा, पलाश और कमल फूलों के नाम है, जबकि नाव अलग है। तो अलग हुआ नाव, यह यातायात का साधन है, अन्य सभी फूलों के नाम हैं। चीनी, रेत, कॉपर सल्फेट, नमक। तो चीनी, कॉपर सल्फेट और नमक पानी में घुलनशील है, जबकि रेत पानी में अघुलनशील है। तो अलग हुआ रेत, यह पानी में अविलेय है, बाकी अन्य पानी में विलेय है। तेल, चाय, शरबत, पानी। तो चाय, शरबत, पानी तीनों जल में विलेय है, जबकि तेल जल में अविलेय है। तो अलग हुआ तेल, यह पानी में अविलेय है, जबकि चाय, शरबत, पानी जल में विलेय है। निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। मतलब दो समूह में बांटना है, एक में हम लोग घुलनशील वस्तुओं को रखेंगे जो जल में घुलनशील है, और दूसरी में अघुलनशील जो जल में अघुलनशील है। तो चीनी जल में घुलनशील है, नमक घुलनशील है, सरसों का तेल अघुलनशील है, जल के ऊपर तैरता है, बालू अघुलनशील है, शहद घुलनशील है, चौक का चूर्ण अघुलनशील है, फूलों की पंखुड़ियां अघुलनशील हैं, हल्की होती हैं और पानी के ऊपर तैरती हैं, मिट्टी अघुलनशील है, पानी के नीचे बर्तन की पेंदी में बैठ जाती है, और गेहूं का आटा अघुलनशील है। तो चलिए अब हम लोग इसे सारणी बनाकर लिखते हैं। घुलनशील पदार्थ चीनी, नमक, शहद। अघुलनशील पदार्थ सरसों का तेल, बालू, चौक का चूर्ण, फूलों की पंखुड़ियां, मिट्टी और गेहूं का आटा। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, इनका समूहीकरण कीजिए। तो यहाँ कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जल, बॉल, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर, घड़ा, ग्लोब। इन्हें आप लोगों को समूह में बांटना है। ये सारी वस्तुएं आप लोगों ने देखी है और इन्हें पहचानते हैं। तो पहला समूह बनाना है गोल आकृति। तो बच्चों इसमें गोल क्या होता है? बॉल, संतरा, सेब, घड़ा, ग्लोब। तो गोल आकृति में लिखेंगे बॉल, संतरा, सेब, घड़ा, ग्लोब। अन्य आकृतियां, तो गोल को छोड़ करके कौन कौन सी वस्तुएं बच गई? जल, चीनी, अंगूर। तो अन्य आकृतियों में जल, चीनी, अंगूर। खाद्य पदार्थ मतलब इनमें वे वस्तुएं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो जल, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर, इन्हें हम लोग खा सकते हैं। और अखाद्य पदार्थ मतलब जिन्हें हम लोग नहीं खा सकते, तो इसमें आएंगे बॉल, घड़ा और ग्लोब, अखाद्य पदार्थ। पदार्थों का समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो पदार्थों के समूहीकरण का उपयोग हम बच्चों कहाँ करते हैं? रसोई घर में हम लोग एक जैसी वस्तुएं एक तरफ रखते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां एक तरफ रखते हैं, दाल एक तरफ रखते हैं, मसाले एक तरफ रखते हैं, ताकि खाना पकाने में हमें सुविधा हो। इसी तरह किराने के दुकानों में एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखे रहती हैं। बिस्कुट के पैकेट एक जगह, मिक्सचर के पैकेट एक जगह, चावल एक जगह, पीने वाले पेय पदार्थ एक जगह, और दवा दुकानों में भी एक जैसी दवाएं एक जगह रखी रहती हैं। तो पदार्थों के समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित जगहों पर करते हैं: रसोई घर में, किराने की दुकानों में, दवाखानों में, और हम लोग बच्चों कहाँ कहाँ करते हैं में भी आप देखेंगे बहुत छोटे बच्चों के खिलौने जो कि नरम होते हैं वो एक तरफ रहते हैं, उनसे बड़े बच्चों के खिलौने अलग जगह पर रखते रहते हैं। इसी तरह पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में भी किताबें जो हैं वो विषय के अनुसार सजी हुई रहती हैं।
कपड़ों की दुकानों में भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा उम्र के अनुसार और लिंग के अनुसार, मतलब लड़कों के कपड़े अलग, लड़कियों के कपड़े अलग, उसमें भी छोटे बच्चों के कपड़े एक जगह, उनसे बड़े बच्चों के कपड़े एक जगह। तो इसका उदाहरण हुआ पुस्तकालय में, खिलौनों की दुकानों में, कपड़ों की दुकानों में। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पारदर्शी मतलब वे वस्तुएं जिनके आर पार हम बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कि कांच। यहाँ पर देखो खिड़की में कांच लगा है, लेकिन हम कांच के बाहर की वस्तु को बहुत ही साफ साफ देख पा रहे हैं। इसी बल्ब भी कांच का बना होता है, लेकिन फिर भी बल्ब के अंदर लगा हुआ तंतु फिलामेंट हमें आसानी से दिखाई देता है। इसी तरह स्वच्छ जल भी पारदर्शी होता है, स्वच्छ जल के नीचे की वस्तुएं हमें आसानी से दिखाई देती हैं। तो वे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और उदाहरण होगा कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। हवा के आर पार भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं, जैसे हम लोगों के चारों ओर हवा उपस्थित है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को या अपने चारों ओर उपस्थित सभी वस्तुओं को बहुत ही आसानी से साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद था पारभासी। तो पारभासी मतलब वैसे पदार्थ जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, लेकिन धुंधला दिखाई देता है, मतलब आकृतियां स्पष्ट नहीं होती। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं बीच का जो कांच है यह पारदर्शी कांच है, तो इसके दूसरी तरफ की कुर्सियां और मेज हमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ जो कांच है यह धुंधला है, इसीलिए हमें कांच के पीछे खड़े आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आकृतियां स्पष्ट नहीं है। इसी तरह ट्रेसिंग पेपर में भी यहाँ 4 उंगलियां दिख रही हैं, लेकिन आकृति स्पष्ट नहीं है। तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पर आकृतियां बहुत स्पष्ट नहीं होती, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हुआ ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज या धुंधला कांच। और तीसरा है अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लकड़ी का दरवाजा बंद है, तो बंद दरवाजे के पीछे क्या है हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ गत्ते के अंदर में अगर कोई वस्तु रखी है तो यह हमें बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हुआ लकड़ी, गत्ता, धातुओं के बने संदूक या बक्से के अंदर भी रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो यह भी अपारदर्शी पदार्थ हुआ। खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते? बच्चों खाना बनाने के लिए बर्तनों को आग पर चढ़ाना पड़ता है, और आप लोग जानते हैं कि कागज जल जाएगा अगर आग पर हम लोग रखेंगे। इसी तरह प्लास्टिक भी दहनशील है, इसमें भी आग लग जाएगी या सिकुड़ जाएगा, तो हमारा जो उद्देश्य है खाना बनाना यह पूरा नहीं होगा। इसीलिए खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाते हैं। तो चलिए, खाना पकाने के लिए हमें बर्तनों को आग पर चढ़ाना पड़ता है तथा कागज और प्लास्टिक दहनशील पदार्थ हैं। अतः यदि हम खाना पकाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के बनाए तो आग पर चढ़ाने से ऐसे बर्तन स्वयं जल जाएंगे और हमारा खाना बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते। तो बच्चों, यह था हम लोगों का वस्तुओं का समूहीकरण पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।